सात चुड़ैलों का बाल विवाह। एक गांव में सभी लोग बड़ी खुशहाली जिंदगी जी रहे थे। इस गांव के लोग काफी पिछड़ी सोच के थे। वो सदैव अपने पुराने रीति रिवाजों को ही बढ़ोतरी दिया करते थे, आज के जमाने में भी। ऐसे ही शाम के समय मुद्रीनाथ अपने 8 साल के बेटे रोहन की शादी 5 साल की छोटी लड़की संपदा से कर रहा था। तभी पंडित मंडप में कहता है, अरे जजमान, आपकी पुत्री अभी काफी छोटी है, बाल विवाह के योग्य नहीं है। कम से कम इसे 10 साल का तो होने दे देते। इन्हें इतनी भी क्या जल्दी थी। पंडित जी, आपके ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जानते हैं ना मैं कौन हूँ। मेरा बेटा और इसकी बेटी दोनों योग्य हैं। बाल विवाह ऐसे ही होता है। किंतु जजमान, ये जमाना बदल गया है। पंडित जी, आप बहस क्यों कर रहे हैं? जब बच्चों के माता पिता राजी तो आप क्या करोगे काजी? पापा देखना, जब ये मेरे घर पर आएगी ना तो मैं इसे अपना सारा काम करवाऊंगा। तू करेगी ना? छोड़ मेरा हाथ। माँ, ये तावला है, मुझे इसके साथ दल नहीं डालना, ये अतिथियों बोल रहा है। बेटा, ऐसे नहीं कहते, चुपचाप बैठ जा। ये तोतली क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब घर आएगी ना तो बताऊंगा मार मार कर। अरे वाह, मेरा बेटा तो अभी से ही शेर बन रहा है। पंडित जी, बाल विवाह शुरू कीजिए, मुहूर्त निकल रहा है। जी जरूर। पंडित शादी के मंत्र पढ़कर बच्चों का बाल विवाह कराना शुरू करता है। इतने में एक तेज बवंडर आकर वहां के माहौल को खराब कर देता है, जिससे मंडप तितर बितर हो जाता है। लोग घबराने लगते हैं। साफ मौसम अंधेरे में बदल जाता है तो गांव के लोग कहते हैं, अरे अचानक ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सफेद मौसम काला कैसे हो गया? लगता है कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। डर के पंडित रफू चक्कर हो जाता है। तभी तेज बिजली की चमक से 7 चुड़ैल जो कि बच्चियां थीं, वो गांव वालों के सामने आती हैं और अपनी शक्तियों से उन गांव के बाल विवाह करवाने वाले लोगों को जमीन में उठाकर उठा पटक करने लगती हैं और एक चुड़ैल बच्चों को साइड कर देती है। बच्चों के दोनों पिता रामपाल और मुद्रीनाथ के साथ भी चुड़ैलें यही कर रही थी। तभी घबराकर मुद्रीनाथ कहता है, अरे कोई बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? इतनी सारी चुड़ैलें। अरे बचाओ गांव वालों लोग, हमें बचा लो आकर। क्या सोचकर बैठा था तू कि बच्चों का बाल विवाह करवाएगा और हम चुपचाप होने देंगे? इसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। अपनी दूध पीते बच्चों की शादी तू कैसे करा सकता है? और रामपाल, तू भी, तुम दोनों को इसकी बराबर सजा मिलेगी। तैयार हो जाओ। अरे मेरे पति को छोड़ दे, आखिर तुम हमको क्यों परेशान कर रही हो? अभी नहीं समझी तू, तुझे भी बताती हूँ। तभी वो चुड़ैल उसका फुटबॉल बनाकर फुटबॉल की तरह जमीन पर मारकर खेलती है और चौथी चुड़ैल उसे बैट बॉल से मारती है। 5वीं उसे पकड़ती है और उस औरत का बुरा हाल बना देती है। अरे मेरी पत्नी को छोड़ो तुम, और इतनी सारी तुम चुड़ैलें यहाँ पर एक साथ क्यों आए हो? क्योंकि तुम लोगों ने मासूम बच्चों का बाल विवाह करवाया है। इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो, इन्हें ले चलते हैं। सातों चुड़ैलें उन बाल विवाह करवाने वाले तीनों लोगों को एक गुफा में लेकर जाकर अंधेरी कोठरी में कैद कर लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद उस गांव में फिर से 2-3 बच्चों का बाल विवाह कराया जा रहा था, जहां वो बच्चे केवल 8 साल के आसपास थे। पढ़ने लिखने खेलकूद करने की उम्र में उनके माता पिता उनका विवाह कराकर उनके भविष्य को खराब कर रहे थे। छोटी सी लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जब जबरदस्ती उसे मंडप में बिठाया था तो वो बहुत रो रही थी। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया है? मुझे घर लेकर चलो माँ, ये बहुत सारे लोग हैं। मोनी बेटा, चुप बैठी रह, तेरी शादी हो रही है, कहीं नहीं जाना तुझे। समझाया था ना क्या क्या करना है। माँ, मुझे किसी और के घर जाकर काम करना पड़ेगा अभी से, पर मैं तो पढ़ना लिखना चाहती हूँ बाकी बच्चों की तरह। चुपचाप बैठी रह, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, चूल्हा चौका ही करना है। इसके बाद भी और शादी नहीं कराई तो पैसे कैसे मिलेंगे? माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे घर जाना है, मैं जा रही हूँ। अंजना मोनी की बात सुन उसे चांटा लगाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। तभी सातों चुड़ैलों को उस बाल विवाह के बारे में पता चल जाता है और वो इस बाल विवाह को रोकने और बाकी लोगों को सजा देने के लिए वो सातों चुड़ैल आ जाती है। तभी एक चुड़ैल बाकी लोगों को पटक पटक कर मारती है। तू अपनी छोटी सी बेटी की शादी करा रही है, इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। और पंडित, तू भी बाल विवाह कराने में शामिल है ना? सबसे पहले तुझे ही गायब करना पड़ेगा।
अरे अरे मुझे बख्श दो, अरे मुझे बख्श दो। मैंने लोगों को समझाया था पर ये लोग मानते ही नहीं हैं। कौन हो तुम और मैं अपनी बेटी की बाल विवाह कराऊं या ना कराऊं? तुम होती कौन हो बोलने वाली? हम जो भी हैं तुझे पता चल जाएगा, पर ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। अपनी बेटी का बाल विवाह कराना है ना, बदले में पैसे चाहिए ना, अब तू देख। सातों चुड़ैलें उन्हें वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत मारती हैं और अपनी गुफा में कैद कर लेती हैं। कुछ दिनों बाद भी गांव के लोग उन सातों चुड़ैलों से नहीं डरते और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की बाल विवाह करवाते हैं। इसलिए सातों चुड़ैलें एक एक करके लोगों को बंदी बनाकर गुफा में कैद कर रहे थे। अब गांव में सातों चुड़ैलों का खौफ फैल चुका था। वो चुड़ैलें उन्हें सबक सीखने के लिए गांव में आतंक मचाती हैं। तो गांव के लोग कहते हैं, अरे आखिर कब तक तुम सातों चुड़ैलें हमारे गांव पर कब्जा करके रखोगे? हमारे कैद किए लोगों को वापस करो। आखिर तुम्हारा ये सब करने का क्या मकसद है? तुम जानते हो कि हम सब किस लिए कर रहे हैं? मैं बताती हूँ। हम सातों चुड़ैल बच्चों को देखो, इस गांव के तुम ही लोगों में से हम किसी के बच्चे हैं जिन्हें अब हम याद भी नहीं है। कुछ साल पहले मैं शारदा सिर्फ 10 साल की थी। तभी मेरी माँ बाबा ने इस गांव के सरपंच के कहने पर उसके 12 साल के बेटे से मेरी शादी करानी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा बनना है। बेटा, शादी कभी न कभी तो करनी है, इसलिए अभी ही कर ले। जबरदस्ती मंडप में बिठाकर लड़के के हाथ में उसका हाथ दे देती है। इस तरह जबरदस्ती शारदा का बाल विवाह रवि से हो जाता है, जहां अगले दिन ससुराल में उसकी सास कहती है, अरे छोरी, तुझे दिमाग नहीं है क्या? सर पर घूंघट रख और मेरे लिए चाय बना कर ला। माँ जी, मुझे चाय बनानी नहीं आती। लो कर लो बात, इसे तो वो भी नहीं आता। ये कैसी बहू आ गई घर में? चल जाकर रामू काका से चाय बनाना सीख, वरना काल कोठरी में डाल दूंगी तुझे। छोटी सी शारदा को घरेलू काम करने में अनेक दिक्कतें आती हैं और उसकी कई गलतियों पर उसकी सास उसे काल कोठरी में डाल देती है, जिससे वो सहम जाती थी। और एक दिन जब वो घर से बाहर गई तो उसे अपनी जैसी 2-3 लड़की बाल विवाह से परेशान दिखी। अरे क्या तुम्हारा भी मेरी तरह बाल विवाह हुआ है? हाँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझसे काम भी नहीं होता, मुझे बस खेलना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी बस खेलना अच्छा लगता है और पढ़ना, लेकिन ये लोग हमसे बर्तन धुलवाते हैं और जो मेरा पति है वो मुझे घूंसा मारता है। मैं बहुत परेशान हूँ। 2-4 दिन बीतते हैं कि उनके जैसे उम्र की गांव में काफी सारी परेशान बच्चों की शादी की जाती है और शारदा की मुलाकात उनसे होती है। एक दिन वो 7 लड़कियां मिलकर कहती हैं, क्या तुम भी इससे परेशान हो? अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हाँ, मुझसे भी नहीं होता, इसलिए हम सब अपने जाने इस कुएं में कूद कर दे देंगे, क्योंकि ये लोग बाल विवाह रोक ही नहीं रहे हैं। तभी 7 छोटी बच्चियां उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हैं, जिसके बाद वो 7 चुड़ैल बनकर गांव के लोगों को परेशान करती हैं। अब समझ आया या नहीं? अगर तुम लोग अभी भी छोटे छोटे बच्चों की शादी करके उनकी खेलने पढ़ने की उम्र को बर्बाद करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक एक करके इस गांव को खाली कर देंगे। या तो सुधर जाओ। बता दो, इस गांव को शमशान बनाना चाहते हो या अपनी हरकतों पर रोक लगाओगे, क्योंकि कानूनन बाल विवाह करना बंद हो चुका है। 18 वर्ष से पहले बच्चों की शादी नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में कभी भी किसी बच्चे की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं। अब हमारे गांव के लोगों को रिहा कर दो। ठीक है, हम कर देते हैं आजाद। गांव वाले 7 चुड़ैलों से वादा करते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल कैद किए लोगों को आजाद कर देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद गांव वाले अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर होशियार बनाते हैं। रात का समय होता है। सुनसान से जंगल में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी इज्जत के साथ मत खेलो, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे तुझे? हाँ, कितनी मुश्किल से तो तुझे लेकर आए हैं। आज तो तू हमारा भोजन बनेगी। चल भाई, इसको झाड़ियों की तरफ ले चल, अब वहीं इसका इलाज करेंगे। नरेश और कालू प्रिया को घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगते हैं। देखते ही देखते वो दोनों उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, जिसके बाद प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और उनके पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे किसी भी लड़की ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमें लड़कियों से ही नफरत है, इसलिए हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आज तो तू नहीं बचने वाली। ऐसा कहकर वे दोनों उसके साथ हाथापाई करते हैं। तभी एक भूत और चुड़ैल वहां पर प्रकट होते हैं और ये सब देखकर आपस में एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये लोग इस बेचारी लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? ये लोग ठीक नहीं है, हम इस लड़की को इन लोगों से बचाना होगा। चलो अभी इनकी खैर खबर लेते हैं। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद कालू और नरेश भूत और चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये तो भयानक भूत और चुड़ैल यहाँ पर प्रकट हो गए। ये दोनों यहाँ पर कहाँ से आ गए? अरे भाई, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया। अरे हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? जो लोग दूसरे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब तू हमारे हाथों से नहीं बच सकता। ऐसा कहकर दोनों भूत और चुड़ैल कालू और नरेश को उठाकर पटकते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहीं मर जाते हैं। अपनी मदद एक भूत और चुड़ैल को करते हुए देख प्रिया उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के जमाने में तो इंसानों के अंदर इतनी इंसानियत ही नहीं कि वो किसी की मदद करे, लेकिन तुम भूत और चुड़ैल होने के बाद भी लोगों की मदद कर रहे हो। ये सुनकर भूत और चुड़ैल बहुत खुश होते हैं। जिनके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और प्रिया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। भूत और चुड़ैल जैसे ही अपनी गुफा में पहुँचते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, आखिर हम कब तक इस श्राप और चुड़ैल के वेश में भूत बनकर यहाँ भटकते रहेंगे? जब तक हम हमारे पापों को धो नहीं लेते तब तक हम यहीं रहेंगे। वे दोनों आपस में अपने पापों की बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा था। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक दिन की बात है, एक चिराग नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर बहुत तेजी से जा रहा होता है। मुझे ऐसे हवा में बातें करना बहुत पसंद है। कितना मजा आ रहा है फुल स्पीड में बाइक चलाने में। और मुझे इस तरह खुलकर जिंदगी जीने में भी बहुत मजा आता है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा इसी तरह अपनी जिंदगी को जीते रहें। चिराग और अनामिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो जिंदगी को जीने के चक्कर में बहुत सारे गलत काम कर चुके थे। उनके पास जब पैसे नहीं होते थे तो वे दोनों चोरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन वो दोनों पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, जहां वो एक तांत्रिक बाबा को तपस्या करते हुए देखते हैं। अरे वाह, देखो तो सही, यहाँ तो तांत्रिक बाबा तपस्या कर रहे हैं। चलो इनकी तपस्या भंग करते हैं। वो दोनों मिलकर तांत्रिक बाबा के सामने नृत्य करना शुरू कर देते हैं, जिसकी आवाज से तांत्रिक बाबा का ध्यान भटक जाता है और वो अपनी तपस्या छोड़ देते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अनामिका और चिराग को श्राप देते हैं। तुम दोनों ने मेरी कई सालों की तपस्या को भंग किया है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज के बाद तुम दोनों को मुक्ति नहीं मिलेगी और तुम्हें भूत और चुड़ैल बनकर लोगों की मदद करनी होगी और उनकी सहायता करनी होगी। तब जाकर तुम्हें एक दिन अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा उन्हें श्राप दे देते हैं। जिसके बाद अनामिका और चिराग दोनों भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं और दर दर भटकने लगते हैं। अपने किए का भुगतान करने के लिए वो लोगों की मदद करते हैं। इतने समय से हम लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चुड़ैल और भूत से मुक्ति नहीं मिल रही। देखो, तुम चिंता मत करो। जब हमारे पाप पूरी तरह धुल जाएंगे तो तांत्रिक बाबा का श्राप भी टूट जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। तभी उन दोनों को एक अजीब सा एहसास होता है। मुझे लगता है कहीं पर खतरा मंडरा रहा है। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है। चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों गांव के चारों तरफ यहाँ से वहाँ घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत होता हुआ दिखाई नहीं देता। तभी एक रेलवे स्टेशन से बहुत जोरों से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ 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 बचाओ। हे भगवान, अगर आज ये ट्रेन नहीं रुकी तो पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। काश कोई इन्हें बचा ले, काश कोई चमत्कार हो जाए। जैसे ही भूत और चुड़ैल ये सब देखते हैं, वो तुरंत ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद भूत और चुड़ैल ट्रेन को अपनी शक्तियों से रोकने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते वो दोनों ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले रोक लेते हैं। आखिरकार हमने लोगों की जिंदगी बचा ही ली।
हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। आज अगर हम लोग सही वक्त पर ना आए होते तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। भूत और चुड़ैल का ये बर्ताव देख वहाँ के सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं कितने सारे लोगों की जान चली जाती। अरे तुमने कई लोगों को एक नई जिंदगी दी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम्हें अगले जन्म में फिर से इंसान का रूप मिले और तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सको। उनके इतना कहते ही भूत और चुड़ैल इंसान के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक दूसरे को देखकर कहते हैं, आखिरकार हमारे पापा का प्रायश्चित हो ही गया और हमें श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम सही कहती हो, ये सब इन लोगों की दुआओं का फल है, वरना हमें पता नहीं कितने सालों तक भूत और चुड़ैल के रूप में ऐसे ही भटकते रहना पड़ता। वो दोनों अपने बारे में लोगों को बताते हैं। उन दोनों के बारे में जब लोग सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। उस दिन के बाद से चिराग और अनामिका दोनों लोगों की मदद करते रहते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। भूतिया बाप बेटे कमलेश का कॉलर पकड़कर कहते हैं, तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है, इसका हिसाब तो तुझे देना ही होगा। हाँ हाँ, मार डालो इसे। अरे मैं तुम दोनों के पैर पकड़ रहा हूँ, मुझे बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। मरने की इच्छा तो हमारी भी नहीं, पर आखिर तूने हमें मार ही डाला ना। देखो मुझे एक मौका दे दो, तुम्हें जो चाहिए ना मैं वही दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। जान की भीख मांगते हुए कमलेश के बोलते ही वो दोनों भूत उसे हवा में उछालने लगते हैं। आखिर इस आदमी को परेशान क्यों कर रहे हैं और वो उनसे किस चीज की माफी मांगता है, जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। ढोलकपुर गांव में रमाकांत अपनी पत्नी उषा, 7 साल के बेटे लालू और बूढ़ी माँ वसुंधरा के साथ रहता था। रमाकांत खाना बनाने में बेहद माहिर था, इसलिए वो खाने की चीज बनाकर गांव में बेचता था, पर यहाँ उसकी कोई बिक्री नहीं होती थी। इसलिए उसने तय किया कि अब वो शहर जाकर पाव भाजी बनाकर बेचा करेगा। ऐसे ही सुबह के समय, उषा, अब उदास होना बंद भी करो। क्या मुझे ऐसे मन से शहर भेजोगी? हाँ, जब मैं तुम्हें शहर में याद करूंगा तो मुझे सिर्फ तुम्हारा दुखी चेहरा दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे मुस्कुराहट के साथ शहर भेजो ताकि मेरा कामकाज जम जाए। आप सही कहते हैं, मुझे आपका मन उदास नहीं करना चाहिए। अब मैं पूरी कोशिश के साथ आपको शहर भेजूंगी। देखना, आपकी पाव भाजी बहुत चलेगी वहाँ। आप बनाते ही इतना अच्छा है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर उषा। पापा मैं भी आपके साथ बड़े शहर में जाऊंगा, मैं बिल्कुल भी ऊधम नहीं मचाऊंगा। नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, माँ के साथ ही रहो। मुझे वहां पर काम जमाना होगा, तो मैं आपको लेकर नहीं जा सकता बेटा। नहीं, मुझे पापा के साथ जाना है। तो मतलब जाना है, मैं पापा के बिना नहीं रहूंगा। लालू, जिद नहीं करते, तेरे पापा को काम बसाने दो, फिर हम भी वहाँ जाएंगे। हाँ बेटा, मम्मी की बात सुनो। और उषा, मैं तुम्हें पैसे वहां से भिजवाता रहूंगा, तुम निश्चिंत रहना। जी, ये लीजिए आपके खाने का डिब्बा, मैंने आपका खाना बांध दिया है। हाँ चलो, अच्छा है तुमने खाना बना कर दे दिया। तुम्हारे हाथ के बने खाने को मैं याद जो करूंगा। माँ कहाँ है? ये रही बेटा, ये ले दही शक्कर खा। भगवान तेरे काम को तरक्की पर पहुंचाए। शुक्रिया माँ। पापा, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे बहुत याद आएगी। माँ के साथ नहीं रहना, ले चलो ना मुझे, ले चलो पापा। सुनिए, ये इतना कह रहा है तो ले जाइए ना, वरना यहाँ मुझे बहुत परेशान कर देगा। हाँ बेटा, ले जा। रमाकांत अपनी माँ के हाथ से दही शक्कर खाकर अपने बेटे को लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद ट्रेन में सफर करके शहर में एक अच्छी जगह ढूंढकर वहां रहता है और पास में ही पाव भाजी की दुकान खोल लेता है और कहता है, अरे भगवान, आपके नाम से मैं अपने पाव भाजी की दुकान खोल रहा हूँ, इसे अच्छे से चला देना। अब रमाकांत जैसे ही पाव भाजी बनाता है तो उसकी खुशबू लोगों को तंग करने लगती है और लोग एक एक करके आना शुरू हो जाते हैं। अरे गर्मा गर्म पाव भाजी, बटर पाव भाजी, मुंबई मसाला पाव भाजी, बटर मसाला पाव भाजी, आइए आइए मशहूर पाव भाजी खाइए।
आओ आओ सब पाव भाजी खाओ। अरे मेरे पापा बहुत अच्छा पाव भाजी बनाते हैं। आओ आओ एकदम मक्खन डालकर। अरे भैया, जरा मुझे भी एक प्लेट पाव भाजी देना। आपकी पाव भाजी की खुशबू बहुत दूर तक आ रही है। लीजिए लीजिए लीजिए। अंकल मुझे एक प्लेट स्पेशल पाव भाजी देना। हाँ, ये लो ना बेटा, खाओ और बताना जरूर कि कैसी बनी है। रमाकांत की दुकान पर आए एक एक कस्टमर उसके हाथ की बनी पाव भाजी खाते हैं और कहते हैं, अरे अंकल मजा आ गया, ऐसी पाव भाजी तो मैंने किसी होटल और नहीं खाई। वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ अंकल, आपने बहुत अच्छी पाव भाजी बनाई है। मैं तो सोच रही हूँ अपनी बहन की शादी का ऑर्डर आपको ही दे दूँ। लोग आपके हाथ की पाव भाजी खाकर पागल ही हो जाएंगे। अरे अरे बेटा, ऐसे मत बोलो। हम ऐसी पाव भाजी नहीं बनाते कि सब पागल हो जाएंगे। अरे अंकल, मेरा मतलब था कि आपके हाथ की पाव भाजी खाकर सब दीवाने हो जाएंगे। ओहो, ऐसी बात की बिटिया। ये लो, मेरी तरफ से एक और पाव भाजी खाओ। शुक्रिया अंकल, मेरे लिए 2 प्लेट पैक भी कर दो। हाँ हाँ जरूर बेटा। पहले दिन ही मेरी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर लग रहा है कि मेरी यहाँ आकर बात बन गई है। अब तो उषा बहुत खुश होगी। खुशी से रमाकांत फूले नहीं समाते। ग्राहकों को देखकर उसे और जोश आ जाता है और दिन पर दिन उसके पाव भाजी बहुत बिकने लगते हैं। साथ ही लालू उसके छोटे छोटे कामों में मदद करा दिया करता था। तभी रमाकांत अपनी पहली कमाई घर भिजवा देता है। सुनिए, जरा 2 प्लेट पाव भाजी देना। हाँ जी, ये लीजिए। 3 महीने बीत जाते हैं। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। कम समय में ही रमाकांत पाव भाजी बेचकर खुद को मशहूर कर देता है। एक दिन वो पाव भाजी बेच रहा था कि कमलेश नाम का आदमी किसी के जेब काट रहा था। तभी रमाकांत उसे पकड़कर कहता है, अरे ये क्या करने जा रहे थे तुम? किसी की जेब काटना अच्छी बात नहीं है। हाथ पैर ठीक है, काम नहीं कर सकते? साहब मुझे माफ करना, मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मुझे माफ कर दो। मेरे पास काम धंधा नहीं है, इसलिए मैं जेब काटने वाला था। अच्छा, तुम पर कोई काम धंधा नहीं है तो अब से तुम मेरी दुकान पर काम करना। मेरे ग्राहक भी बढ़ रहे हैं और तुम्हारे खाने का भी प्रबंध हो जाएगा। शुक्रिया साहब। तभी रमाकांत उसे पाव भाजी खिला देता है और अपनी दुकान पर काम दे देता है। अब तीनों मिलकर पाव भाजी की दुकान का काम संभालते थे और लोगों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। साथ ही रमाकांत अपनी पत्नी को पैसे भी भिजवा दिया करता था। 1 महीने बाद ही कमलेश के मन में लालच आ गया और उसने दुकान को हथियाने के लिए सोते हुए रमाकांत को मार डाला। ये होता हुआ लालू भी देख लेता है तो कमलेश उसे भी मार डालता है। तभी वो दोनों बाप बेटे भूत बनकर कहते हैं, दोस्त, तूने सोते हुए नहीं बल्कि हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा है। तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। पापा, हम मर गए। अब हम दादी और माँ को पैसे कैसे भिजवाएंगे? हमारी पाव भाजी की दुकान तो इसने हथिया ली। बेटा, इससे हिसाब करना होगा हमें। अगले दिन से कमलेश उस दुकान पर खुद पाव भाजी बेचने लगता है और जो भी उसकी पाव भाजी खाता वो थूक देता था, क्योंकि उन बाप बेटों ने इसकी पाव भाजी में कुछ तभी मोहन आता है। वो पाव भाजी खाता है तो कमलेश के पीछे उसे 2 भूत दिखाई देते हैं। कमलेश को वो दोनों भूत दिखाई नहीं देते, जबकि ये देखकर मोहन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, भूत भूत, यहाँ से भागो। अरे मेरी पाव भाजी खाकर भाग गया, पैसे दे मेरे। भाग क्यों गया? फिर से उस पाव भाजी की दुकान पर 2-4 ग्राहक आते हैं। तभी दोनों भूत ग्राहकों को डराकर भगा देते हैं। जाओ यहाँ से, वरना मार दिए जाओगे। हाँ, कोई इसके हाथ की पाव भाजी नहीं खाएगा। कमलेश के पाव भाजी कोई नहीं खाता तो कोई बिना पैसे दिए भाग जाता। तो कभी वो दोनों भूत किसी को भी पाव भाजी खाने नहीं दिया करते थे। तुम्हारी ठेले पर भूत है, अब हम कभी यहाँ की पाव भाजी नहीं खाएंगे। भाग राजू। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतने दिन से मेरी एक भी पाव भाजी नहीं बिकी। मुझे तो यहाँ कोई भूत नहीं दिख रहा, पता नहीं सब क्यों डर रहे हैं। पापा, अब हमें इसके सामने आना चाहिए। तभी दोनों कमलेश के सामने आते हैं और उसे हवा में उड़ाने पटकने लगते हैं। तो घबराकर कमलेश कहता है, कौन है? कौन है? कहीं सच में ही तो कोई भूत नहीं आ गया? अरे अरे छोड़ो 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 मुझे। क्यों, तुमने तो हमें नहीं छोड़ा था।
हाँ, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी हमें मारने की? एक तो हमने तुम्हें आसरा दिया और तुम मेहनत की कमाई कर खाओगे, और तुमने हमारे पेट पर लात मार दी। मेरी इसी कमाई से मेरे परिवार का खर्चा चल रहा था, तो मेरे बीवी बच्चे परिवार का खर्चा चलता था, और तुमने मेरे साथ मेरे बेटे को भी मार डाला। अब गए तुम वापस कैसे? देखो मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मुझे जान से मत मारो। तेरी माफी से तो हम जिंदा नहीं हो सकते, तो क्यों छोड़े तुझे? देखो बस मुझे एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ इसी ठेले पर पाव भाजी बेचकर जो भी पैसा आएगा उसका आधा पैसा तुम्हारे घर परिवार को भिजवा दूंगा, और कभी लालच नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम मेरे परिवार को पैसे भिजवा दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना मैं वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा। वादा करता हूँ। इस तरह दोनों बाप बेटे कमलेश को पाव भाजी का ठेला सौंपकर चले जाते हैं। मेहनत करके कमलेश फिर से पाव भाजी बेचता है और उन पैसों को रमाकांत के घर भिजवा देता है, और कमलेश सुधर जाता है।